हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। इस चैप्टर में पहले हमें बताया गया है कि मैनेजमेंट क्या होता है, और इस चैप्टर को हम जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझेंगे इसे। तो मैनेजमेंट होता है एक प्रोसेस है ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ और उनके द्वारा टू अफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमें इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके हमें क्या करना है, यूज करना है किसको, हमें क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। एक प्रोसेस है जिसको हम इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। तो अब हम आगे देखते हैं कि मैनेजमेंट की एक सिंपल सी डेफिनेशन बहुत ईजी है। इसका नाम है इसका ये है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है। तो हम तीनों टर्म समझेंगे। प्रोसेस क्या होता है, इफेक्टिवनेस क्या है और एफिशिएंसी क्या है। बहुत जरूरी टर्म में खास करके इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी देखते हैं। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। गोल कौन से हैं यहाँ पे, गोल कौन से, गोल है आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये कौन सा गोल है, ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है वो ही यहाँ पे हमें पूरे मैनेजमेंट की बुक में, यानी पूरी क्लास 12 बिजनेस स्टडीज की बुक में हमें इसी गोल के बारे में बात करी जाएगी, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोसेस क्या होता है। देखिए, प्रोसेस को हम कह सकते हैं एक सीरीज या फिर एक सीक्वेंस। सीक्वेंस किसका, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, यानी स्टेप्स क्या है, ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 ऐसे फंक्शन है, ये फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट के, इसी को हम प्रोसेस कहते हैं। इनको परफॉर्म करना क्या है, मैनेजमेंट। अब आते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होती है। अब ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग को याद करने का एक इजी मेथड है, POSDC, पोस्ट सी। यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के बारे में भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन इन पांचों को हमें अच्छे से याद करना है। ये हो गया हमें याद, तो इस सीक्वेंस में हमें याद होना चाहिए। ये प्लानिंग आता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। तो आते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस क्या होता है, कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द डेपिटेड गोल विद इन द टाइम फ्रेम, यानी कि सही टास्क को कंप्लीट करना। कैसे कंप्लीट करना, टाइम फ्रेम में, यानी कि जो हमारा टाइम है, टाइम बेसिस होता है यहाँ पे। हमें टाइम, जितना हमें टाइम है, एक महीने में 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो एक महीने में 100 ही प्रोड्यूस करनी है, यानी कि एक महीने में ही करनी है। एक महीने से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, कम में हो जाए तो और ज्यादा बढ़ गया है। और सही टास्क को करना है, यानी कि 100 करनी है, 100 ही करनी है, कोई और चीज की तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। एफिशिएंसी क्या है, कंप्लीशन ऑफ टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज। मिनिमम क्या हो गई, मिनिमम रिसोर्सेज क्यों, मतलब वो कह रहा है कि यूटिलाइजेशन करो रिसोर्सेज का प्रॉपर मैनर में, यानी कि कॉस्ट बेसिस पे बात हो रही है यहाँ पे। कॉस्ट बेसिस पे एक चीज याद रखना, इफेक्टिवनेस में आता है टी, इफेक्टिवनेस में आता है टी, एफिशिएंसी में आता है सी। बीच में यहाँ पर टी है, यहाँ पर सी है। टी से मतलब होता है टाइम का, इफेक्टिवनेस में टाइम। सी से मतलब होता है कॉस्ट का। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इफेक्टिवनेस में टी यानी कि टाइम बेसिस पे, एफिशिएंसी में सी यानी कॉस्ट बेसिस पे। अब चलते हैं आगे, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। Effectiveness क्या दिया is about doing the right task, completing the assigned job on time, no matter whatever the cost। यानी कि मैंने बताया हमको कॉस्ट से कोई भी मतलब नहीं है, कॉस्ट से कोई भी मतलब नहीं है। राइट टास्क को करना है, जो टास्क है, जो जॉब है, उसको टाइम पे कंप्लीट करना है। एफिशिएंसी क्या है, अबाउट डूइंग द जॉब इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, यानी कि कॉस्ट में, यानी कि मिनिमम, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन एन एफिशिएंट मैनर। कम कॉस्ट लगनी चाहिए, जो भी हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें मिनिमम इनपुट के साथ ज्यादा आउटपुट हो और कॉस्ट हमारी कम लगे, यानी कि लेस कॉस्ट। ठीक है, अब आते हैं नीचे, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का डिफरेंस। इफेक्टिवनेस क्या है, इट रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, टाइम के बेसिस पे हुई है।
इट रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क कलेक्टिवली विद द मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ पर तो ये था हमें टाइम के बेसिस पे हमें कंप्लीट करना ही था। यहाँ पे क्या हम मिनिमम कॉस्ट लगाएंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होना चाहिए भाई? मैक्सिमम प्रॉफिट हो कम कॉस्ट लगने पे। इट सिंपली मीन्स डूइंग दी राइट थिंग्स। इसका मतलब क्या है? राइट थिंग्स को करना, सही काम को परफॉर्म करना। यहाँ पर क्या हमें करना वही सही काम है, लेकिन मैनर, यहाँ पे मैनर की, यहाँ पे हम हमारे टास्क है उसकी बात करेंगे। यहाँ पर भी हम टास्क की बात करेंगे, लेकिन किस मैनर में करना है हम उस मैनर की बात करेंगे। किस मैनर में करना है हमें उस मैनर से मतलब है यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। ऑब्जेक्टिव, मेन फोकस। ऑब्जेक्टिव क्या भी? इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव है टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम। यानी कि भैया जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड रिजल्ट को अचीव करना किस पर? टाइम पे। और परफॉर्मिंग द टास्क विद लीस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमारे मैनर को देखा जाता है, यानी कि मैनर के बेसिस पे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? टाइम, यानी कि हमारा टास्क टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे हमें मैनर क्या है, नहीं जो हमारी कॉस्ट लग रही है, जो इनपुट लग रहा है, वो एफिशिएंट मैनर में होना चाहिए। मेन फोकस टाइम पे है, यहाँ पे कॉस्ट पे है। तो ये हो गया डिफरेंस। ये टेबल है, इसको याद कर लीजिए, इजी टेबल है। ठीक है, और आ सकती है पेपर में, आई भी है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट की 7 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, तो एक एक करके सबको पढ़ते हैं। पहला क्या होता है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हाँ भाई, मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। भाई गोल ओरिएंटेड क्यों है? पहला फोकस पता है किसको होता है? पहला फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कौन सा गोल सर? ऑर्गेनाइजेशनल, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो ही होता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना, किसके थ्रू? मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। An organization has a set of simple and clearly stated goals, which are the basic reason for existence. Management utilizes the efforts of the individual in the organization towards achieving these goals. यानी कि जो भी आपके एफर्ट लग रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हो, उसको एक ही दिशा में लेके आना, क्या है? मैनेजमेंट का ये फीचर है। ठीक है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी कि भैया मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल है, हर जगह पे लगेगा। मैनेजमेंट क्या होगा हमारा? हर जगह पे लगता है। ठीक है, और मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये भी यूनिवर्सल है। ये उनका भी एक फीचर हो गया, मैनेजमेंट का भी एक फीचर हो गया। और मैनेजमेंट इज कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल फॉर अ गवर्नमेंट, कंपनी, स्कूल, प्राइवेट कंपनी और एनजीओ। हर जगह पे एप्लीकेबल है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ये पॉइंट अच्छा है, यहाँ से आता भी है क्वेश्चन। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? कि भैया मैनेजमेंट कोई एक ही फेस नहीं है, मतलब एक ही मैनेजमेंट 3 डायमेंशन में बता हुआ। क्या है? वर्क का, वर्क यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, पीपल हो गया। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब हो गया कि भैया मैनेजमेंट का जो फोकस है वर्क की तरफ है, हमारे गोल की तरफ है। मैनेजमेंट वाई पीपल। वाई पीपल का मतलब हो गया, या तो हम एल का यूज करेंगे, या फिर हम CIT का यूज करेंगे। तो LIT और CIT क्या होती है? LIT का मतलब होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, या CIT का मतलब होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। या तो हम ये टेक्निक देखेंगे, या फिर जो हमारे पीपल है उनकी स्ट्रेंथ की तरफ ध्यान देंगे। उनकी किसकी तरफ? स्ट्रेंथ की तरफ। और वीकनेस को क्या बनाएंगे? इररेलेवेंट। स्ट्रेंथ की तरफ ध्यान देना है, वीकनेस को इग्नोर करना है। ठीक है, ये हो गया मैनेजमेंट बाय पीपल। वाई ऑपरेशन क्या होता है? ये मिक्स है। मिक्स है किसका? इन दोनों का। इन दोनों का मैनेजमेंट वर्क, मैनेजमेंट बाय पीपल, इन दोनों का मिक्स होता है। क्या होता है आपका? मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन। मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन इन दोनों का मिक्स होता है। यानी कि एक ऑपरेशन की एक साइकिल हो गई, जहाँ पे हम रॉ मटेरियल का यूज करके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, उसमें हम अपना गोल सेट करते हैं और लोगों के द्वारा काम को करवाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ पर ध्यान देके। ठीक है, ये हो गया मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या होता है? कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है। कंटीन्यूअस कैसे हो गया भाई? लगातार परफॉर्म होता है, ये भी इसका एक फीचर है। ये कंटीन्यूअस मैनर में परफॉर्म होता रहता है, ये इसके फंक्शंस का भी फीचर हो गया। ठीक है, इसके बाद में मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी क्यों है? जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका मेन फोकस क्या है भाई? वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं, किस लिए? ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस आते रहती हैं। चेंजेस क्या होगा भैया? कि डिमांड में चेंज आ गया, डिमांड में चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया,
प्राइस में चेंज आ गया। तो इन सब चेंजेस के कारण ये क्या हो गए, बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर इसमें चेंज आएगा तो मैनेजमेंट को भी अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। डायनामिक हो गया, ठीक है। अब आते हैं मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या होगा, इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंट कैन बी फेल्ट फ्रॉम द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। ये मैनेजमेंट को हम देख तो नहीं सकते, जो कभी देखा नहीं देखा, लेकिन जिस मैनर में ये परफॉर्म हो रही है, इसमें जो कोऑर्डिनेशन है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, इनटेंजिबल है। अब आते हैं अगला पॉइंट, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव हैं जो कि हमने 11th क्लास में भी पढ़े थे। कि पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी डिवाइडेड इनटू सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। यानी कि सर्वाइवल, हम इतना कमा लें जिससे कि हमारी जो कॉस्ट है वो कवर हो जाए। प्रॉफिट क्या है, टू कवर कॉस्ट एंड रिस्क के लिए, इंप्रूव इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। ये हो गई ग्रोथ। सर्वाइवल क्यों है भैया, हम सर्वाइव करेंगे मार्केट में। एक तीनों को एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। मैंने एक कंपनी खोली, एक शॉप खोली, मैंने शॉप को मार्केट में लाया। मार्केट में लाने के बाद मैंने शॉप को क्या करा, शॉप को एस्टेब्लिश करूंगा। जब उसको एस्टेब्लिश करने के बाद मुझे पता लगा कि भैया मेरा क्या ध्यान है, मैं अब सर्वाइव के लिए मैं क्या करूंगा, जमाऊंगा। तो मेरा मेन फोकस होगा कि मैं अपनी कॉस्ट कवर करूँ, कॉस्ट कवर करूंगा। फिर मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होने लगेगा जब कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। तो जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होने के बाद क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा उसका कोई बाई चांस कोई रिस्क भी होती है उसको मैं कवर कर पाऊंगा। फिर आती है ग्रोथ। अब प्रॉफिट होगा तो ग्रोथ होगी, और ग्रोथ का इंडिकेटर हो गया तो प्रॉफिट के थ्रू आप इंडिकेट कर पाओगे अपनी ग्रोथ को, या फिर आपकी सेल वॉल्यूम इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयज आएंगे आपके पास, आप लोगों को हायर करेंगे, प्रोडक्ट वेराइटीज में लाए, प्रोडक्ट की वेराइटीज लाएंगे, ब्रांचेस एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है, ब्रांचेस एक्सपेंशन। तो इनसे क्या होगा, आपकी ग्रोथ पता लगेगी। ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जरूरी है ये तीनों ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल क्या होता है, सोशल के अंदर हमको लोगों को, सोसाइटी को खुश रखना है। भाई अब उनकी रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो उसके बदले उनको क्या, हमें उनको खुश रखना है। खुश किस वे में रखेंगे, या तो उनको रीजनेबल प्राइसेस पे हम प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कराएं, और बेसिक अमेनिटीज हो गई हमारी, जैसे कि स्कूल्स फैसिलिटीज देना, और इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करना। इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए, ये हमारा हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट है जो कि हम याद कर सकते हैं। फिर आता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल को हम कहते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। किससे रिलेटेड होता है, ये होता है एम्प्लॉइज। किससे रिलेटेड होता है ये, एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज का यहाँ पे बहुत रोल है भैया। आप किसी चीज के लिए, किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करोगे तो इसके लिए क्या चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए। अब एम्प्लॉयज चाहिए किसी अगर फर्म में, किसी भी दुकान में, कहीं पर भी, तो उसको क्या होगा, उनको खुश रखना होगा। उनके लिए तो कॉम्पिटिटिव सैलरी दो, या फिर उनको सेफ सोशल एंड सेफ्टी नीड्स प्रोवाइड कराओ, उनका डेवलपमेंट करवाओ, ठीक है, उनका डेवलपमेंट करवाओ, या फिर क्या करो, उनको ट्रेनिंग दो, या फिर उनको ट्रेनिंग दो, उनका प्रमोशन करवाओ, उनको सेल्फ रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उनको ये लगना चाहिए कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ये हो गया हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं अगला इंपॉर्टेंस। मेन के कितने इंपॉर्टेंस होते हैं, 5 इंपॉर्टेंस है, बहुत जरूरी है, बढ़िया। इनमें से केस स्टडी एक बन जाती है। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है, पहला इंपॉर्टेंस है हमारा मैनेजमेंट हेल्प अचीविंग ग्रुप गोल। ग्रुप गोल का मतलब क्या हो गया, ये हमारे फीचर से रिलेटेड है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब वहाँ पे गोल ओरिएंटेड था, तो जो भी हम काम करते थे वो किस लिए करते थे, ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए। तो ग्रुप गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कौन सा गोल है सर, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो मैनेजमेंट क्या करता है, मदद करता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, इससे कि हमारा जो ग्रुप गोल है, यानी कि सबको जो कॉमन गोल है वो अचीव हो सके, ठीक है। इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किससे रिलेटेड था, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या था भाई, कॉस्ट कम लगे, तो रिड्यूस की कॉस्ट और एफिशिएंट मैनर में हम यूज कर सकें और प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज हो, ठीक है। क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइज। डायनामिक यानी कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक क्या है, बिजनेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या इंटरनल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको अडॉप्ट करना, एम्प्लॉयज को मदद करना जिससे कि वो लोग क्या हो, बाहर आ सके और इन चेंजेस को अडॉप्ट कर सकें। सिचुएशन से बाहर है और जो चेंजेस हैं उनको अडॉप्ट करें नए को,
इससे कि हम कॉम्पीट कर सके मार्केट में। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, भैया अब कोई भी एम्प्लॉय है अगर वो काम कर रहा है तो उसका मेन मोटिव क्या होगा यार कि मेरे भी कुछ है कि मेरे को अपना प्रमोशन करवाना है या फिर मेरे को ये सोशल बेनिफिट इस कंपनी से मिलने चाहिए। अब मुझे जो मिलने चाहिए तो मैं उसके लिए काम करूंगा। तो मैनेजर का क्या, यहाँ पे मैनेजर का काम आता है। मैनेजर क्या करता है, मैनेजर ये आंसर करता है कि भाई जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है यानी एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, उनको मिला के एक कॉमन डायरेक्शन में चला जाए। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी या मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये होगा ना हमारा, ये हो गया हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट, सोशल ऑब्जेक्टिव। भैया सोसाइटी की तरफ भी हमें ध्यान देना है तो सोशल ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट आ गया। जो पॉइंट हमने पहले पढ़े थे वही पॉइंट है, बस एक बार ये हेडिंग याद होंगी तो हम अपने मन से लिख के आ सकते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे जो कि है हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर, पहला पॉइंट है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट का मतलब होता है कि आर्ट क्या है, आर्ट रेफर्स टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। भाई आर्ट यानी कि कला, किसी चीज को करने का, उसको अप्लाई करने का, उसके लिए हमारी जो स्किल्स लगती हैं, उस नॉलेज को प्रैक्टिकल वे में लाना हो गया आर्ट। यानी मुझे राग की पता है, अगर मैं मुझे आता है कि ये तबला कैसे बजाना है तो मैं उस तबले को जब बजाऊंगा मुझे पता है कि हाँ इस हाथ का इस तरीके से प्रयोग करना है। लेकिन जब मैं उसको प्रैक्टिकल वे में अपनी स्किल्स के थ्रू उसको परफॉर्म करूंगा, तो किसी गेम को खेलो, आप गेम को क्रिकेट खेलो, मुझे पता है बॉल ऐसे फेंकनी है, जब मैं उसको प्रॉपर फेंकूंगा, जब मुझे अच्छे से पता लगेगा, जब मैं उसको परफॉर्म करूंगा कि हाँ भैया ये इस चीज को ऐसे करना है वास्तविकता में। अब आते हैं अगली चीज पे जो कि है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल, सॉरी सो एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, यानी कि जो भी हमारी थियोरेटिकल नॉलेज है। अब थियोरेटिकल नॉलेज, नॉलेज क्या है, हमें भाई आर्ट के बारे में पता है कि इस चीज की है हमें नॉलेज मिलेगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो थियोरेटिकल नॉलेज, अब थियोरेटिकल नॉलेज क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल, किसी चीज का ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल होना से हमें उसकी थियोरेटिकल नॉलेज मिल सके। अब ये क्या है, ये वाला जो प्रिंसिपल आर्ट के लिए तो है ही, तो क्या मैनेजमेंट में है, क्या ये मैनेजमेंट में है? हाँ ये मैनेजमेंट में भी अप्लाई होता है। मैनेजमेंट के लिए हम अपनी बिजनेस स्टडीज की बुक पढ़ रहे हैं पूनम गांधी की, तो ये भी एप्लीकेबल है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब हो गया यूज बेसिक नॉलेज डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड दस आर्ट इज अ पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट। यानी कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन पर्सन से पर्सन पे डिपेंड करता है, और आर्ट क्या है, पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट, यानी कि अब आप इसको किस वे में परफॉर्म करते हो डिपेंड करता है आपके ऊपर, सबके अपने अंदर परफॉर्म करने का पैटर्न है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यानी कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपनी क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। म्यूजिक जैसे कि एग्जांपल है, फॉर द म्यूजिक क्रिएटेड बाय musicians are different though the musical note used are the same, though the musical notes used are the same। यानी कि म्यूजिशियंस जिस वे में चीज़ों को परफॉर्म करते हैं वो डिफरेंट है, लेकिन वो उसके लिए जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो सेम है। तो ये आपको प्रैक्टिस, आपकी क्रिएटिविटी से इंप्रूव होगा। ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है और एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज ये है मैनेजमेंट में, ये भी मैनेजमेंट में होता है। मैनेजर अपने वे में परफॉर्म करता है यहाँ पे बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, मैनेजर का अपना तरीका है। एवरी मैनेजर हैज इट्स ओन यूनिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, में क्या होगा, मैनेजमेंट का अपना अपना तरीका है। यहाँ मैनेजमेंट का क्या है, इज हिज ओन यूनिक स्टाइल ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड द पीपल ही और शी यूजेस क्रिएटिविटी अप्लाई मैनेजमेंट टेक्निक एंड स्किल्स इंप्रूव द रेगुलर एप्लीकेशन सिंस ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। भैया उसका अपना तरीका है परफॉर्म करने का चीजों को, सो इसको मैनेजमेंट को एज एन आर्ट कह सकते हैं। अब मैनेजमेंट एज ए साइंस, बढ़िया है ये, मैनेजमेंट एज ए साइंस सबसे अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, पता नहीं क्यों जब भी देखते हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस। मैनेजमेंट एज ए साइंस का मतलब क्या है, साइंस क्या है, एक थ्योरेटिकल और सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी कि भैया साइंस के ऊपर भी किताबें लिखी हुई हैं, साइंस के ऊपर भी ढेरों सारी किताबें लिखी हुई हैं। ठीक है, जिसकी किसके बेसिस पे, जनरल ट्रुथ के बेसिस पे, जो सही है चीजें जो टेस्ट हो चुकी हैं। अब क्या सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, फिर वही बात, ये एक सिस्टमेटिक एक थ्योरेटिकल हमारे पास थ्योरी दी हुई है, एक बुक दी हुई है, तो ये क्या हो गया सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हैं। अब हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे,
साइंस में क्या है, पहले हम किसी चीज को एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो मैनेजमेंट में ऐसा करते नहीं, मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता, मतलब होता है लेकिन हम हर जगह पर उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये क्या है, पार्शियली प्रेजेंट है, नीचे पढ़ेंगे इसे। यूनिवर्सल वैलिडिटी, यूनिवर्सल वैलिडिटी है और एप्लीकेबिलिटी है, इसको हम जहां पर लगाएंगे, मैंने साइंटिफिक प्रिंसिपल को जहां पर भी लगाएंगे हर जगह पे एप्लीकेबल होगा, हर जगह पे वैलिड है और हर जगह पे इसकी एप्लीकेबिलिटी है। बात है नीचे, अमेंडमेंट हैज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इट्स प्रिंसिपल आर डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। सही है सर, अमेंडमेंट का क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, और इसके प्रिंसिपल्स हैं वो भी एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आए हैं। यूनिवर्सली एप्लीकेबल, दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। एप्लीकेबल अमेंडमेंट के प्रिंसिपल भी हैं जो हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इनको हमें मॉडिफाई करना होगा। मॉडिफाई करना होगा क्या, सिचुएशन। भाई ये क्या है, ह्यूमन बिहेवियर। हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। तो ह्यूमन का क्या है, ह्यूमन का बिहेवियर चेंजेबल है, वो चेंज होता रहता है, डायनामिक है। तो इस डायनामिक बिहेवियर के लिए हमारे प्रिंसिपल में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। लेकिन साइंस क्या था भाई, यूनिवर्सल वैलिडिटी है, हर जगह पे एक सा अप्लाई होगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये प्रेजेंट नहीं है ये वाला फीचर। एज द प्रिंसिपल अमेंडमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस, इट मे बी कॉल्ड एज इनएग्जैक्ट साइंस। इसको हम इनएग्जैक्ट साइंस भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जैक्ट नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है। द प्रोमिनेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर इन द मैनेजमेंट मेक्स इट अ सोशल साइंस। क्यों सोशल क्यों है, हम किस लिए बात कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर। तो ये हमारे हो गए भाई ये, लेकिन हम कह सकते हैं ये साइंस की तरह ही है। अब हम आते हैं आगे, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का मतलब हो गया कि भाई हमारा प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन का मतलब हो गया जो भी हम जॉब परफॉर्म करते हैं वो होता है प्रोफेशन, जो भी हम। अब भाई एक डॉक्टर है, डॉक्टर का एक खुद का प्रोफेशन है कि हाँ भैया वो डॉक्टर है, तो वो जो डॉक्टर एक प्रोफेशन है। एक इंजीनियर है वो एक प्रोफेशन है, एक लॉयर है एक प्रोफेशन है। लेकिन क्या है, प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड। हमें नॉलेज, भाई डॉक्टर को क्या है, नॉलेज होनी चाहिए, एक स्किल होनी चाहिए उसके अंदर, और इसमें एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। अब वो कैसे, ये फीचर्स प्रोफेशन के हमें बताएंगे। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये तो मैनेजमेंट में भी है सर, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी कि भाई जब तक आप एमबीबीएस के एग्जाम क्वालिफाई नहीं करोगे, जब तक आपको, आप रेस्ट्रिक्ट हो, आप डॉक्टर नहीं कहलाओगे। तो ये हो गया। अब आते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन। ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन which regulate entry and frame code of conduct। यानी प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब हो गया कि भाई आपकी हर चीज के लिए एक एसोसिएशन बैठी हुई है। जैसे कि हमारे मैनेजमेंट के लिए होती है AIMA, सीए के लिए होती है ICAI। लेकिन आपको क्या होगा, जब भी आप एग्जाम को क्वालिफाई करोगे तब आपको इसके साथ रजिस्टर कराना पड़ेगा। लेकिन क्या एक मैनेजर के लिए जरूरी है AIMA के साथ रजिस्टर कराना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब वो जरूरी नहीं है, करवा सकता है लेकिन उसकी इच्छा है, नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन ये आएगा, बहुत जल्दी आएगा। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब हो गया कि भाई एक रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, नॉर्म्स, हमें इन सब के बेसिस पे क्या हो गया, एक लीगल कोड ऑफ कंडक्ट। यानी कि एक डॉक्टर है तो वो एक लॉयर है, लॉयर क्या हुआ, बदा हुआ है किससे, उस इंस्टीट्यूट के कोड ऑफ कंडक्ट से, रूल से, रेगुलेशन से, सर्विस मोटिव। और हर प्रोफेशन का काम क्या है, सर्विस देना। मैनेजमेंट का काम क्या है, प्रॉफिट कमाना। भाई हर मैनेजमेंट को क्या है भाई, पहला गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, लेकिन नहीं, आप सब जो है पढ़ रहे हैं आगे, सोशल बताया था ना, सोशल ऑब्जेक्टिव, तो वो भी ध्यान दिया जाता है। उसके बाद मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन एंड thus it is not a full fledged profession like डॉक्टर, लॉयर एक्सेट्रा, बट एक स्टेटरी बैकिंग, स्टेटरी बैकिंग यानी कि पूरे सपोर्ट के साथ में ये वापस आएगा, और इसको हम प्रोफेशन भी ऐसा कंसीडर कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं भाई, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लेवल, लेवल सबसे निकलेंगे जो खड़ा होगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं मैनेजमेंट का क्या लेवल है। टॉप मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट 3 लेवल की होती है सर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। एक यहाँ पे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर भी बताया गया है, लेकिन हम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होते हैं, आपके सेल्समैन हो गए, टेक्निकल एम्प्लॉयज हो गए, लेकिन मेन बेसिकली हमारे 3 लेवल जो कि हमारे सिलेबस में है। टॉप मैनेजमेंट होता है, डेजिग्नेशन एंड फंक्शन इसके हैं, कंप्राइज ऑफ सीईओ, देखिए सीईओ हो गया, सीएमओ हो गया, सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया आपका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए आपके, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, जनरल मैनेजर हो गया। और इनका क्या मेन टास्क क्या होता है? इसका मेन टास्क होता है, देखिए इनका मेन टास्क ना बहुत सिंपल टास्क है इनका। एक बार हम पढ़ लेते हैं। पहला देखिए, पहला टास्क हो गया भाई, एक तो प्लान एंड पॉलिसीज को फ्रेम करना, प्लान एंड पॉलिसीज फ्रेम करना, प्लान एंड पॉलिसीज को फ्रेम करना, ठीक है। और एक्टिविटीज पर ध्यान देना, एक्टिविटीज पर ध्यान देना, वेलफेयर की तरफ ध्यान देना, किसके? ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर की तरफ ध्यान देना। और अगर किसी भी बिजनेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की कंपनी के साथ अगर कोई डील हो रही है तो उस डील की तरफ ध्यान देना। तो इन सब चीज़ों को क्या है, ये ये हमारे क्या है, ये हो गया हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन। अब हम आते हैं अगला मिडिल लेवल पे। मिडिल लेवल का क्या काम है? इसमें आते हैं हमारे जैसे कि मार्केटिंग हेड, फाइनेंशियल हेड, सेल्स मैनेजर, सेल्स हेड हो गया हमारा, और यहाँ पे हमारे प्लान सुपरिटेंडेंट। तो ये सब किसके अंदर आते हैं? हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर। इनका क्या काम है भाई? ये लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं प्रॉपर हैं कि नहीं, किसी की ज़रूरत तो नहीं है। और क्या हो गया, जैसे कि हम हर ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट है तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं। और ये लोग देखते हैं कि भैया जो फर्स्ट लाइन मैनेजर है, यानी कि ये तीसरे लेवल वाले, इनका फंक्शन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। इनको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर, लिख लीजिए, आता है ये फर्स्ट लाइन मैनेजर। इनका फंक्शन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। और ये लोग देखते हैं कि जो प्लान एंड पॉलिसीज टॉप लेवल ने बनाए थे उसको एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, प्लान एंड पॉलिसीज। तो ये हो गए मिडिल लेवल के काम। एक बार इनको बुक में से रीडिंग मान लीजिएगा बस, और सिंपल है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशनल लेवल, यानी कि इसका मतलब क्या, कंसिस्ट ऑफ फोरमैन एंड सुपरवाइजर। फोरमैन और सुपरवाइजर हो गए यहाँ पे हमारे। मेन टास्क क्या है इनका? सुपरवाइजरी लेवल में आते हैं हमारे, बेसिकली हमारे वर्कर्स होते हैं। कौन होते हैं? वर्कर्स। वर्कर्स क्या? लो लेवल के वर्कर, जो कि हमारा प्रोडक्शन क्या देखते हैं? प्रोडक्शन वगैरह। भाई जो हमारे प्रोडक्शन देखते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वो होते हैं यहाँ पे। अब इनका क्या काम होता है? सिर्फ कि ये लोग देखते हैं उनकी वर्किंग कंडीशन प्रॉपर है कि नहीं, प्रॉपर रेम्यूनरेशन, उनको बेजेस बेजेस वगैरह प्रॉपर मिल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए प्रोडक्ट की। और ये लोग देखते हैं कि उन लोगों को किसी भी टाइप की कोई परेशानी ना हो, या परेशानी हो तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए। और सुनवाई के साथ साथ में एक और काम है इनका कि भैया जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो मेंटेन होना चाहिए। क्या मेन फोकस क्या? क्वालिटी। भाई प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी, हाँ। तो अगर ये क्वालिटी मेंटेन रहेगी तभी तो आप लोग सरवाइव कर पाओगे मार्केट में। तो ये इनका ही काम है। अब आगे चलते हैं। देखिए, ये तो हो गए इसके लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब आते हैं फंक्शन। कितने फंक्शन है? 5 फंक्शन। पोस्ट से बताया था मैंने, 5 फंक्शन है। इन पांचों को एक बार करते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। एक बार इसको और लिख देता हूँ मैं। पोस्ट सी, यानी कि POSDC, पोस्ट सी। देखते हैं। प्लानिंग, सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान, यानी कि ऑब्जेक्टिव सेट करना, टारगेट सेट करना, उसको और जो हमारा प्लान है उसको फॉर्मुलेट करना। क्या हो गया ये? प्लानिंग। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज डिसाइडिंग इन एडवांस, यानी कि हम एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं। कहाँ पे? कैसे? एडवांस में। व्हाट टू डू, क्या करना है। व्हेन टू डू, व्हाई टू डू, एंड व्हाई whom टू डू। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाई whom टू डू। ये 4 पॉइंट। व्हाट, व्हेन, हाउ एंड व्हाई whom। तो ये 4 हमें मतलब किसके क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और किसके द्वारा करना है। ये हो गया प्लानिंग। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन
वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच, यानी कि हम कहाँ पर खड़े हैं और हमको कहाँ पे पहुंचना है, ये किससे पता लगेगा? प्लानिंग से। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है इन्वॉल्विंग असाइनिंग ड्यूटीज, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को तैयार करना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को तैयार करना, और ग्रुपिंग दी टास्क, और टास्क को ग्रुप करना भैया, मतलब डिपार्टमेंट कितने, हमें कितने डिपार्टमेंट चाहिए, कितने सब डिपार्टमेंट चाहिए, और एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सबको उनकी ड्यूटी असाइन करी जाती है, ये होता है ऑर्गेनाइजिंग में। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, यानी कि भैया कि जो पावर है जिसके पास में, यानी कि सुपरवाइजर और सुपरिटेंडेंट, इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाना, दोनों के बीच में आपके पास पावर कितनी है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, ये ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू में पता लगता है। स्टाफिंग क्या होगी? फाइंडिंग एंड प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, यानी कि लोगों को हायर करना, कौन सा आदमी किस काम के लिए उत्तम है उस पर ध्यान देना, प्लेसमेंट करना, उनको डेवलपमेंट प्रोग्राम कराना उनके लिए, जो कि स्टाफिंग का काम। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, इसमें इसके अंदर आते हैं सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, ये हो गई डायरेक्टिंग। सुपरवाइज करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनको प्रॉपर गाइड करना, ये सब हो गया हमारा डायरेक्टिंग का फंक्शन। उनको इन्फ्लुएंस करना, काम करने के लिए मोटिवेट करना। कंट्रोलिंग होता है, देखिए कंट्रोलिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है भैया कि मेरा जो बेसिकली, अगर मेरा काम है 100, अगर मुझे पता है कि मेरे को आउटपुट अचीव करना है 100 यूनिट का, कितनी यूनिट का? 100 यूनिट का, ठीक है। 100 आया कितने का? 80। तो ये क्या था? ये हमारा प्लान था, ठीक है, ये क्या था? हमारा प्लान था। लेकिन आया कितना एक्चुअल? तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ये हम किस में देखते हैं? कंट्रोलिंग, कंपैरिजन ऑफ प्लान परफॉर्मेंस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब अगला पॉइंट है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, आखिरी पॉइंट है इस चैप्टर का, कोऑर्डिनेशन। ये बहुत जरूरी टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन होता है इज द फोर्स विच सिंक्रोनाइज ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सिंक्रोनाइज करना यानी कि क्या करना? उनको रेगुलेट करना। क्या करना? रेगुलेट करना। क्या? सारे फंक्शंस को कैसे? उनकी एक्टिविटीज की तरफ ध्यान देना। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ओवरलैपिंग होना, वर्क का डुप्लीकेशन होगा, दोबारा होना काम को, डिले होना काम का, कंफ्यूजन एंड केओस होना, किसके बीच में? एम्प्लॉयज के बीच में। इट इज कंसर्न विद ऑल द 3 लेवल्स, यानी कि टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल, इनके बीच में क्या होना? इनके बीच में कंफ्यूजन होगा सर। अब कोऑर्डिनेशन इनके बीच में ही नहीं है तो क्या काम होगा? नहीं होगा। तो क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन एक एसेंस है। क्या है कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन को एक एसेंस माना गया। कैसे माना गया? नीचे आगे देखते हैं। कोऑर्डिनेशन को एक एसेंस माना गया है। कैसे? ये रहा। फीचर्स हैं खैर ये तो, लेकिन यहाँ पे सॉरी वो पॉइंट रह गया, एक सेकंड। एक चीज लिख लीजिए यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन क्या है? एक एसेंस है किसका? मैनेजमेंट का। यानी कि अगर हम आइसक्रीम खा रहे हैं तो आइसक्रीम में क्या वेनिला एसेंस डालेंगे भैया? वनीला की आइसक्रीम है। इसी अगर मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन का एसेंस डाला जाता है। ये होता है हमारा क्या? कोऑर्डिनेशन। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन। ये क्या है भाई? एक आपस में मेल बना के रखना, आपस में जुड़े रहना, क्या है? कोऑर्डिनेशन। टॉप लेवल पे भाई, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इनकी जो एक्टिविटीज है इन पर ध्यान देने के लिए क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेशन है तो इनकी एक्टिविटीज भी आपस में जुड़ी हुई हैं। अब आते हैं किसके ऊपर? हमारी फंक्शन सब मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या? प्लानिंग हुई। प्लानिंग का क्या हुआ? प्लानिंग में प्लान पता चला, ऑर्गेनाइजिंग की तरफ गए, स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, तो इनके बीच में क्या? कोऑर्डिनेशन है। स्ट्रक्चर जब क्रिएट होगा तभी जाके फिर हम स्टाफिंग कर पाएंगे, रिक्रूटमेंट कर पाएंगे, प्लेसमेंट कर पाएंगे, स्टाफिंग करेंगे। स्टाफिंग से कहाँ पे जाएगा भैया पॉइंट? कहाँ पे? उनको डायरेक्ट करना, ठीक है। सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन करना उनका। उसके बाद में क्या करेंगे? कंट्रोलिंग, फिर एक्चुअल आउटपुट विद द प्लान आउटपुट, वो कंपैरिजन करते हैं। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन। ये तीन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ये तीनों पॉइंट आएंगे भैया कि
अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल पर इसकी क्या जरूरत है? फंक्शंस में क्या जरूरत है? और फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के 5-6 फीचर्स हैं, लेकिन वही देखिए, पहला तो इजी हमारा रिजॉल्व। कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव यानी यूनिवर्सल है। डेलिबरेट यानी कि प्रॉपर मैनर में, एक सदे हुए मैनर में कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करना है। तो कोऑर्डिनेशन नेवर एस्टेब्लिश्ड बाय इटसेल्फ, रेदर इट इज अ कॉन्शियस एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ एवरी मैनेजर। एक अवेयर है भैया कि हमें इसको तो परफॉर्म करना है, कोऑर्डिनेशन होगा तभी हमारे टास्क परफॉर्म होंगे। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैन, यानी जितने भी मैनेजर हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन को देखना, प्रॉपर कोऑर्डिनेट हो रही है चीजें, नहीं हो रही, मेल मिला हुआ है कि नहीं। इट इज अ कंटिन्यूअस। मेन का फीचर थे कंटिन्यूअस थे, परवेसिव थे। ऐसी इसका इसका है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग, हमेशा चलता रहेगा। कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, इट इज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट इन इंश्योर ऑल द एफर्ट्स आर फोकस टुवर्ड अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि आपके जितने भी एफर्ट्स हैं, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, और ये क्या है, आपके सबके जो एफर्ट लग रहे हैं उनको जोड़ना, कोऑर्डिनेशन का काम। उसकी यूनिटी को बनाना क्या है कि भाई जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सके। तो ये हो गए फीचर्स। इंपॉर्टेंस, क्यों जरूरी है? अगर साइज बड़ा होगा ऑर्गेनाइजेशन का, छोटा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर साइज बड़ा है तो ग्रोथ इन साइज, यानी बड़े साइज के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? और कोऑर्डिनेशन की। अब आते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन, यानी कि भैया कि हर डिपार्टमेंट का फंक्शन अलग अलग होता है, तो उसके लिए हमें उनके हर डिपार्टमेंट के बीच में, किसके बीच में? डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। इसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट के बीच में जुड़े रहे, इसलिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। स्पेशलाइजेशन, कुछ हम एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, तो सबका अपना अपना मानना होता है, अपना अपना तरीका होता है परफॉर्म करने का, तो उनके बीच में आपस में कंफ्यूजन ना आए, वो ये ना दिखाएं कि हम बहुत बड़े हैं। इस वजह से हमको कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो थैंक यू, हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब आगे हम नए चैप्टर की तरफ ध्यान देंगे। अगला चैप्टर की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।